एफएम रेडियो शो 89.2 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास करगिल विजय दिवस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन हम उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी बहादुरी की किस्से आज भी इन ऊंचे पहाड़ों में गूंजते हैं और जिनके नाम अमर है इन हसीन वादियों में और हर भारतीय के दिल। मिट्टी की खुशबू में इतिहास बसा है, हर सांस में एक कहानी छुपी है। यहाँ वीर भी पैदा होते हैं और विचार भी। ये है भारत जहाँ दिल धड़कता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वतन के लिए। तो दोस्तों, हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये दिन पूरे देश में उन वीरों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों, उन्हीं बहादुर हीरोज में से एक आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं ऑनररी कैप्टन रिटायर्ड श्री सिरिंग दोरजे जी, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और उसके अलावा उनकी बहादुरी के किस्से आज भी हर भारतीय के जुबान पर है। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की कहानी। तो थैंक यू सो मच सर, आप रेडियो शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, 1994 में आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया, एज ए लद्दाख स्क्वाड में आपने ज्वाइन की। तो ये इंस्पिरेशन और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके बचपन कैसा था? कौन सी ऐसे सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके मन में ये इच्छा जाहिर हुई कि आप अपने देश की रक्षा करना है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? जुले इंसान मैं ऑनरेडी कैप्टन सिरिंग दोरजे वीर चक्र, मैं क्योंग्याम गांव का रहने वाला हूँ। क्योंग्याम गांव ले से 90 किलोमीटर उसी की तरह है। मैंने अपना बचपन की पढ़ाई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्योंग्याम में किया था। उसके बाद हाई स्कूल न्योमा में पढ़ा था। बचपन में मेरा ख्वाहिश था कि हर एक इंसान का एक ख्वाहिश होता है, मेरा भी एक ख्वाहिश होता है कि मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करूँ। मैं इसी ख्वाहिश को लेकर लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंटल सेंटर में गया था भर्ती होने के लिए। तो उससे पहले हमारा जो गांव वाला फौजी है वो भी छुट्टी आते समय गाइडलाइन करता था, फौज में आओ देश के रक्षा के लिए बोल के। तो मैं इसी ख्वाहिश को लेकर लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट सेंटर में भर्ती होने के लिए गया। ऊपर वाले की कृपा से और मैं खुद का किस्मत से मैं 1 अक्टूबर 1994 को मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। जी, तो सर उसके बाद आप उस विशाल ऑपरेशन के हिस्सा बने जो 1999 में, यानी कि 19 मई 1999 को इस रीजन में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से एक विशाल ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का भी आप हिस्सा थे। तो एक सोल्जर के लिए एलओसी कितना महत्वपूर्ण है? एक फौजी के दिल में कौन सी भावना या कौन सी इमोशंस ये एलओसी या बॉर्डर को लेकर होते हैं? सबसे पहले तो मैं उन फौजियों को याद करता हूँ जिसने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान अपने देश के लिए अपने जान गंवाया, उसको याद करता हूँ। तो एक मैं लद्दाखी होने के नाते जो ना अपना एलओसी का रक्षा करना, लद्दाखी नहीं होने से भी जो ना अपना देश का रक्षा करना सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान हम लोग वहाँ क्यूआरटी टीम में था, बेस कैम्प में। वहाँ से हमें डिटेल हुआ ये तुर्तुक एरिया में पेट्रोलिंग के लिए पॉइंट 52-83 पे पोस्ट खोलना है बोल के। तो वहाँ से हम लोग सुबह निकला था, तो दिन को यहाँ 2-2:30 बजे पहुँचा था। यहाँ से गाइडलाइन किया कि यहाँ पॉइंट 52-83 में पोस्ट खोलना है, इधर जाना है बोल के। जी, तो सर
उस टाइम पे जब ऑपरेशन थंडरबोल्ट स्टार्ट किया, उस टाइम पे एक मुश्किल और साहसी पेट्रोलिंग टीम का आप हिस्सा थे, जिन्होंने दुश्मनों की लगातार फायरिंग के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे और काफ़ी हद तक एक इस देश के उन अहम जगहों का उनके सुरक्षा करने में सफलता प्राप्त की। तो उस टाइम पे दुश्मन का फायरिंग भी चलते हुए या ऊपर से दुश्मन देखते हुए, ऐसे ख़तरे के बावजूद भी आप लोग आगे बढ़ते रहे। तो उस टाइम पे आपके और आपके टीम के मन में क्या विचार थे? देखिए, हम लोग 19 मई को सुबह यहाँ से निकला था। उस वहाँ पॉइंट 52-83 में पहुँचने से पहले जो ना उधर काफ़ी गोला गिरा था, दोनों तरफ से फायरिंग चल रहा था आर्टी का फेर। तो पॉइंट 52-83 में लगभग सुबह 3:30 बजे पहुँचा था। तो अचानक हमने दुश्मन रीच लाइन पे दुश्मन का बैंकर देखा था। बैंकर देखते ही मैंने पेट्रोल कमांडर साहब को सूचना दी कि यहाँ पे दुश्मन का बैंकर है। दुश्मन का बैंकर से दुश्मन का हरकत भी नज़र आया, तो दुश्मन देखते ही हमने उस पर हमला कर दिया। जी, तो इसी ऑपरेशन के दौरान आपके पैर में गोली भी लगे थे और इवन कई आपके जो साथी हैं वो शहीद भी हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको हिम्मत दी उस सिचुएशन में भी लड़ने का और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का? क्योंकि आपके पैरों में गोली लगने के बावजूद भी आप लगातार फायरिंग करते रहे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। वहाँ पे लड़ाई की जब ग्राउंड में पहुँच जाता तो दोनों तरफ से फायरिंग पड़ता, तो डर नाम का पे बिल्कुल चीज़ ही नहीं रहता है, बिल्कुल डरना बिल्कुल भान हो जाता है। तो दोनों तरफ से फायरिंग चला, लगभग 2-2.5 घंटा फायरिंग चला। पहले तो उन्होंने हमें पत्थर भी मारा था, लगभग 50 गज के करीब हम लोग पहुँच गया था। तो 2-2.5 घंटा फायरिंग चला। तो फायरिंग के बीच में जो ना हमारा पेट्रोल लीडर साहब का सिर में गोली लग गया, तो वो इधर गिर गया। मैंने पेट्रोल लीडर का शव को रेस्क्यू करने की कोशिश किया था। हम लोग 3 बंदे थे, बाकी जो है ना पीछे से आ रहे थे। पेट्रोल लीडर साहब उधर ही शहीद हुआ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारा, लगातार फायर से देते रहा। तो अपना टीम को जो ना सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए कहा था। मैंने वहाँ पे जो ना फायर सपोर्ट डालते रहा। तो साहब को रेस्क्यू करने के दौरान जो ना मेरा ये बाएं पैर में एक गोली लग गया था, मैं उधर गिर गया था। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर जो ना दूसरा गोली लगा था। तो मैं अपना समझदारी और हिम्मत से काम लिया था। साहब का जोला से उस एरिया का मैप मार्किंग किया और मैं कंट्रोल स्टोर हथियार लेके इधर क्रोलिंग करने की कोशिश किया था। तो 2 तरफ से फायर आ रहा था। तो मैंने अपना समझदारी से ये काम लिया था कि एक डेड बॉडी की तरह जो ना वो बर्फ़ के बीच में पड़े रहा, लास्ट लाइट होने तक, अंधेरा होने तक। अंधेरा होती ही मैंने जो ना क्रोलिंग करना शुरू किया। तो लगातार दुश्मन की तरफ से गोलियां बरसा रहा था। मैं भी उनको जो ना फायर का जो फायर से देते क्रोलिंग करना शुरू किया। तो जहाँ पे आग पकड़ने का साधन नहीं, वहाँ पे बम द्वारा खुदाए गए जो बर्फ़ का वो गड्ढा है, फटाफट उसमें जाके क्रोलिंग करके बैठना, क्योंकि गोला जो ना एक ही जगह में नहीं गिरता है। फिर थोड़ी देर तक बैठना, फिर उधर जाके ऐसे क्रोलिंग करते करते मैंने नीचे एडवांस किया क्रोलिंग। खाने पीने का कुछ साधन नहीं था। लगातार 3 दिन 2 रात क्रोलिंग किया। उस टाइम पर सिर्फ मेरे पास सिर्फ प्रसाद था, हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का दिया हुआ 5-6 दाना था। वो दिन में जो ना सिर्फ एक खते आया था। ऐसे मैंने हिम्मत नहीं हारा। तो लास्ट तक मैंने 2 गोली बचा के रखा था, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वाला हमें जिंदा पकड़ लेगा तो मैं अपने आप को गोली मारना था। जी, दुश्मन के मतलब हाथ में नहीं जाना था। जी। तो जैसे कि सलीम सर हमें बताते हैं कि किस तरह से उनको गोली लगने के बावजूद भी उन्होंने अपने टीम को एक बेहतर पोजीशन तक पहुंचाने में योगदान दी, और उनके मन में ये था कि अगर दुश्मन उनके पास आते हैं तो वो अपने प्राण त्यागने को तैयार है, ना कि उनके हाथों जाना। तो ये इंडियन आर्मी के नेवर सरेंडर स्पिरिट को दर्शाता है, और इसीलिए इंडियन आर्मी हमेशा हर किसी से बेस्ट होता है। और ये एक बेहद मिसाल है इसी स्पिरिट का कि नेवर सरेंडर।
तो सर 3 दिन तक आप लगातार गोली लगने के बावजूद भी इतने ठंड में आप लगातार चलते रहे और फाइनली आप बेस कैंप तक पहुँचे। तो कैसा था ये 3 दिनों का सफ़र? क्योंकि एक आम इंसान के नज़रिए से अगर देखें या एक आम इंसान के लिए शायद ये मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होता है ये सहना और ये इवन सोचना भी। लेकिन आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग बनाया, अपनी हिम्मत नहीं हारी और नीचे बेस कैंप तक पहुंचा। तो उस बारे में थोड़ा बताइए सर कि वो 3 दिन कैसा था और कौन सी ऐसे जज्बे थी जिसकी वजह से आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत रख पाए और नीचे बेस कैंप तक अपने साथियों के पास पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो जो ना उस टाइम पर मैं खुद का हिम्मत नहीं हारा, बिल्कुल करोलिंग जारी रखा था। 3 दिन 2 रात लगातार गोली लगने के बावजूद भी, बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी जो ना ये पैंट जो है ना पूरा चिपक गया। ऊपर वाले की कृपा से ऑटोमेटिक ये खून बंद हो गया था। तो 3 दिन के उस सफ़र में जो है ना मैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं वहाँ पर क्रोलिंग भी नहीं कर सकता था। इस पैर को उठाना, ऐसे रखना, फिर इसको ऐसे करना, ऐसे करते करते मैंने जो ना अपना हिम्मत नहीं हारा। हथियार कंट्रोल स्टोर उस एरिया का मैप को छोड़ा नहीं, साथ में लेके आया था। फिर 21 मई 99 को जो ना मैं एक टैगरी के ऊपर पहुँचा था। मेरे को इतना ही पता था इस तरफ इंडिया का है बोल के। तो मैंने वहाँ से आवाज़ मारा था, मेरा नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरा रेजिमेंट ये है बोल के। तो वहाँ नीचे तंबू लगा हुआ था, वहाँ से अपना इंडियन आर्मी कभी टेंट के अंदर जाए, कभी बाहर जा रहा है। बाद में 5-6 बंदा हथियार लेके 8 पकड़ते हुए मेरे तरफ एडवांस किया। तो मैंने भी सोचा था कि ये लोग सोच रहा होगा कि पाकिस्तान वाला आ रहा है। तो उन्होंने कई बंदा ने बताया, बोल रहा है कि पाकिस्तान वाला आ रहा है, मेरे को जिंदा पकड़ लिया होगा, नंबर बता दिया होगा, सोच के फायर करो बोला। तो अपना लद्दाख स्काउट का बंदे ने बोला था कि फायर मत करो, राफेल रेंज के अंदर आने दो बोल के। राफेल रेंज में आती ही जो ना उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि उसमें एक मेरा नंबर ही भी था। तो वो लोग फटाफट हथियार रख के मेरे पास आया, बड़ी से नीचे जहाँ पे टेंट लगा हुआ था उधर तक उठा के ले गया। तब तक उन्होंने जो ना नीचे सिग्नल पास कर दिया कि यहाँ लेने के लिए बोल के 10 बंदा और स्ट्रेचर लेके मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आ गया। तो इस ऑपरेशन में आपने अपने करीबी साथियों को शहीद होते हुए देखा है, जिनमें चोटक साहब, जिनके नाम अभी भी इन चोटियों पर अमर है। तो एक सोल्जर के लिए ऐसे सिचुएशन में जिसमें उन्होंने अपने करीबी साथियों को शहीद होते हुए देखा और अपने जान यहाँ तक कि मौत को सामने से देखा, फिर विजय प्राप्त करता है, तो उस सिचुएशन की जो विजय है उसका क्या मायने है? उस सिचुएशन में देखो, सबसे पहले तो जो मैं क्रोलिंग करते समय जो ना मैं हिम्मत नहीं हारा था। एक दिन बहुत बर्फ पड़ा था, बर्फ पड़ने के बाद मैं नीचे क्रोलिंग भी कर नहीं सकता था। अगर वहाँ से थोड़ा सा फिसल गया तो 40-50 गज नीचे गिर जाएगा, ऊपर तो खड़ा नहीं हो सकता है। तो मैं वहाँ ऐसे थोड़ा सा गुफा टाइप का था, मैं उधर थोड़ा सा बैठा था। तो थोड़ा सा ऐसे बैठा तो लद्दाखी में फरोक नाम से जाना जाता है, जो कावा आता है, वो आके ऐसे चिल्ला रहा था वापस करके। तो ऐसे जाके देखा तो बिल्कुल एकदम साफ मौसम हो रखा था, धूप बढ़िया आ रहा था, जो थोड़ा बहुत बर्फ गिरा वो भी पिघल रहा था। फिर मैंने जो ना अपना क्रोलिंग करना नीचे शुरू किया, मैं अपना हिम्मत को नहीं हरा। तो और इसी बहादुरी के लिए आपको एक अजीम सम्मान से नवाजा गया, जो कि वीर चक्र था। तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा लगा जब आप उस सम्मान को पा रहे हैं? उस टाइम पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में। तो एक डॉक्टर साहब ने बताया कि मुँह मीठा करो, आपके लिए खुश खबर है बोल के। मैंने सोचा था कोई जो ना ऑपरेशन सक्सेस हुआ बोल के उसके लिए भी मजाक कर रहा होगा। बाद में वो साहब बता रहा था कि मजाक कर रहा हूँ, आपको अवार्ड के लिए रिकमेंड हुआ है, आपको यहाँ से इमरजेंसी डिस्चार्ज कर रहा हूँ, आपको 15 अगस्त में दिल्ली पहुँचना है बोल के। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं छोड़ के मेरा घर वाला, गाँव वाला, अपना यार दोस्त बहुत खुश है। तो सर अब इस बात पर भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, इस रीजन से भी बहुत सारे लोग होंगे। तो
क्या बता सकते हैं कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान तुर्क के जो यूथ हैं उनका क्या योगदान रहा? ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान तुर्क का यूथ हुआ, गाँव वाला हुआ या पूरा लद्दाख वाला हुआ, उन्होंने जो ना इंडियन आर्मी का साथ कंधे से कंधा मिला कर दिया, क्योंकि बिना एडम के हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। राशन को ऊपर पहुँचाना, अम्युनिशन हथियार को ऊपर पहुँचाना और उस एरिया का गाइडलाइन करना, तो उन्हीं के सपोर्ट के वजह से हम लोग ये ऑपरेशन जीत पाया। जी, तो जिस तरह उस सिचुएशन में, उस मुश्किल सिचुएशन में बॉर्डर रीजन के लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरे लद्दाख इंडियन आर्मी से कंधा मिलाकर इस देश को बचाने में अपना जो योगदान है और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है इस मिट्टी के प्रति, वो निभाने में पूरी तरह सफल रहे और हमने विजय प्राप्त की। तो एक और चीज़ सर, बहुत सारे नौजवान आपको सुन रहे होंगे और जितने भी लिसनर्स हैं उन सब के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कारगिल विजय दिवस जो है ना हर एक गांव में मनाना चाहिए, हर एक घर में मनाना चाहिए और उन शहीदों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के प्रति अपना जान गंवाया। दूसरा बात जो ना, जो जिसने जान गंवाया उसके पीछे जो घर वाले, उसको भी हम याद रखना चाहिए, हम उसका बच्चे को भी देखभाल करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर सब देशवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और आप लोग भी ये कारगिल विजय दिवस मनाइए। जी, तो आज के इस मौके पर, कारगिल विजय दिवस के मौके पर, बेशक हम उन शहीदों को याद ज़रूर करते हैं जिन्होंने अपने जान कुर्बान की इस देश के लिए। साथ में उस विजय को भी हम मनाते हैं जो कि दुश्मन के नापाक इरादों को असफल बनाने में सफल रहे। तो एक और चीज़ सर, ऑपरेशन विजय के बारे में पूरा देश जागरूक है, हर कोई जानता है ऑपरेशन विजय के बारे में, लेकिन उसके पैरेलल में ही सबसे पहला ऑपरेशन तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट चला था जो कि इस रीजन में था, और कई महत्वपूर्ण पोस्ट्स को और जगहों को बचाने में या उन जगहों के ऊपर विजय प्राप्त करने में ऑपरेशन थंडरबोल्ट का भी काफ़ी हद तक रोल है। तो ऑपरेशन विजय की सक्सेस में ऑपरेशन थंडरबोल्ट का कितना बड़ा योगदान है, उस बारे में अगर आप बता पाए। थंडरबोल्ट ये पहले से चल रहा था, दोनों तरफ से फायरिंग चल रहा था। ऑपरेशन विजय तो बाद में शुरू हुआ। उस टाइम पर जो ना इस एरिया में अपना लद्दाख स्क्वाड का जो ना बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग यहाँ का पैदाइश है, पहाड़ में चढ़ने में बहुत माहिर है और इस एरिया का क्लाइमेट बहुत शूट करता है, तो इसी की वजह से भी काफ़ी जीत हासिल करने में मदद मिला। जी, उसके अलावा सर एज लद्दाखी इन पहाड़ों में, क्योंकि हम यहाँ ही पैदा हुए हैं तो काफ़ी हद तक फेमिलियर है, तो क्या क्या एडवांटेज एज ए लद्दाखी आपको मिला इस रीजन में सर्व करते हुए? क्योंकि ऑपरेशन विजय में जितने भी यूनिट ने अटैक किया, उसमें हर एक यूनिट के साथ लद्दाख स्क्वाड का जवान अटैक के लिए था। 5-6 बंदा, कहीं में 10, 15, 20 भी था, क्योंकि हम लोग ये पहाड़ में चढ़ने में माहिर है और क्लाइमेट भी इस एरिया में बहुत शूट होता है। तो हमारा लद्दाख स्क्वाड का 27-8-9 बंदे ने जान भी गंवाया और अवार्ड भी बहुत मिला था। एक महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 2 युद्ध सेवा मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कम्युनिकेशन कार्ड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कम्युनिकेशन कार्ड, मेंशन इन डिस्प्लेस, ये पूरा मिला के लद्दाख स्क्वाड को उस टाइम पर 52 अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बैनर मिला, तुर्क थिएटर हुनर, कारगिल बेटर हुनर और पतालिक थिएटर हुनर भी मिला था। तो जैसे कि करगिल के जो करगिल वार के जो विजय है उसमें भी लद्दाख स्क्वाड का काफ़ी बेहतरीन रोल था, और इससे पहले भी अगर हम इतिहास देखें तो बहुत सारी जंग, इवन 1971 में भी
जब ये पूरा रीजन हमारे भारत में मर्ज हुए थे, उस टाइम पर भी हमारे जो लद्दाख के शेर मेजर सेवांग रिंगचैन जी, उनका भी मतलब काफ़ी बेहतरीन योगदान था। तो सर ये शायद एज ए लद्दाखी हमें काफ़ी गर्व होता है कि इस मिट्टी ने हमें ऐसे वीर दिए हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश की रक्षा में लग जाते हैं। तो एक और चीज़ सर, जितने भी यूथ हैं खासकर 18, 19, 20 साल, वो इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने पहले बताया 1962-71 के युद्ध में भी लद्दाख स्क्वाड का बहुत बड़ा योगदान था। तो इंडियन आर्मी का मेरे ख्याल से ये बहुत नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो ना लद्दाख स्क्वाड जो ना एक यंगेस्ट बटालियन है। तो आने वाला जवान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल जो ना इंडियन आर्मी ने नया स्कीम खोल रखा है अग्निवीर नाम का, 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना होता है। उसके बाद अगर इंडियन आर्मी में रहना चाहे तो ठीक, नहीं तो बाहर जाने के बाद भी पैरा मिलिट्री में आप ज्वाइन कर सकता है। पुलिस हुआ, CRPF हुआ, ITBP हुआ, BSF हुआ, उसमें भी 10% आप लोग को रिजर्व रखा हुआ है। अगर जो ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। मेन जो ना आप लोग जो ना मेहनत करना है, ट्रेनिंग अच्छा करना है, चाहे सिविलियन में जाओ चाहे फोर्स में आओ, अपने देश को एकजुट होकर आगे ले जाने का ये मकसद रखना चाहिए। तो जितने भी नौजवान हैं उन सभी के लिए ये संदेश है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी, तो अभी जो स्कीम है अग्निवीर का 4 सालों का, वो अगर आप एज आर्मी में 4 साल के बाद ना भी रहें, लेकिन कहीं भी आप सिविल में भी कहीं भी आप अगर आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये सीख आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। तो अंत में सर, मैं इस रीजन के लोगों की ओर से, रेडियो शो की टीम की ओर से, और जितने भी लिसनर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन सभी की ओर से आपको सलाम करता हूँ सर, क्योंकि आप जैसे वीरों की वजह से ये देश सुरक्षित है, और यहाँ इस रीजन के बच्चे बच्चे आपके नाम को जानते हैं और वो सम्मान से हमेशा याद रखते हैं, भले ही आपकी शक्ल वो ना भी देखा हो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया या इससे हम यही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक आपके जो पहचान है वो सभी पहुँचे इस पॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन हर बच्चे ये जानते हैं कि आपने किस तरह से किस बहादुरी के साथ आपने अपने देश की रक्षा की। आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपकी ज़िंदगी से, और उस स्पिरिट से कि नेवर गिव अप। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े सर। FM Radio